हेलो बच्चों। मैं आज आपको डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, थर्ड ईयर के पश्चिमी संसार के पेपर में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन या वैज्ञानिक क्रांति के बारे में बताऊंगी कि वैज्ञानिक क्रांति का अर्थ क्या है, उसके दृष्टिकोण का किस प्रकार से विकास हुआ और कला, उद्योग और भौगोलिक ज्ञान का उसमें क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है वैज्ञानिक क्रांति का अर्थ। मध्य युग के लोगों पर धर्म और चर्च का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा था, जैसे कि हम अपने पुराने वीडियोस में देखते आए हैं, और पिछली पीढ़ियों से जो ज्ञान चला आ रहा था उसी को प्रमाणिक माना जाता रहा। धर्माधिकारी लोग स्वतंत्र चिंतन के प्रबल विरोधी थे और विज्ञान को भी एक प्रकार की नास्तिकता समझते थे। परंतु पुनर्जागरण काल के विद्वानों ने किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करने से पहले उसके विषय में निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण करने पर बल दिया। इस वैज्ञानिक भावना से मध्ययुगीन विश्वास चकनाचूर होने लगे थे। इससे नए आविष्कारों और खोजों का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इतने परिवर्तन हो गए कि लोग इसे वैज्ञानिक क्रांति के नाम से पुकारने लगे। हम देखते हैं कि सामंतवाद का पतन हुआ, पुनर्जागरण आया, धर्म सुधार आंदोलन हुए, नई नई भौगोलिक खोजें हुई, नवीन राष्ट्रीय राज्यों का भी उदय हुआ। इस तरह की इन सारे टॉपिक्स पे हम अपने विगत वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। तो सम्मिलित रूप से इन सभी चीज़ों ने, नए आविष्कारों ने, खोजों ने किस चीज़ का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने उस परिवर्तन का मार्ग प्रस्तुत किया जिससे कि समाज में एक युगांतकारी परिवर्तन आया। और इन आविष्कारों और खोजों के कारण ही हम इन खोजों को वैज्ञानिक क्रांति के नाम से पुकारने लगे। इस वैज्ञानिक क्रांति ने विश्व के प्रति लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ऐसी अनेक प्रवृत्तियों को बल मिला जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निरंतर विकास होता गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पुनर्जागरण, भौगोलिक अनुसंधान, व्यापारिक क्रांति या वाणिज्यवाद, धर्म सुधार आंदोलन, नवीन नवीन खोजें, भौगोलिक खोजें अर्थात नए नए देशों के लिए समुद्री मार्गों की खोजें की गई आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 17वीं सदी तक ब्रह्मांड के बारे में तथा प्रकृति के कानूनों के बारे में, जिनके माध्यम से ब्रह्मांड के विभिन्न रूपों को समझा जा सके, नित्य नए प्रश्न पूछे जा रहे थे। धीरे धीरे लोगों की मनोदशा अच्छे या बुरे के लिए, अलौकिकता से धर्मनिरपेक्षवाद, धर्म से विज्ञान की ओर तथा स्वर्ग की आशा और नर्क के भय से ज्ञान विज्ञान के विकास तथा मानवीय जीवन को सुधारने के लिए योजनाएं बनाने की ओर उन्मुख हो गई थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति ने धर्म, ईश्वर और मानव संबंधी विचारधारा में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया था। ये 16वीं और 17वीं शताब्दी की एक युगांतकारी घटना थी। अब इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किस प्रकार यूरोप में हुआ, जैसा कि हम देख चुके हैं कि परिस्थितियां कौन कौन सी उत्तरदायी थी, तो कैसे विकास हुआ, कैसे इसने यूरोप में एक परिवर्तन ला दिया, इस बारे में हम अब आपके सामने चर्चा करेंगे। विश्व के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किसी एक शताब्दी या युग की देन नहीं था। इसके अभ्युदय के अंकुर हमें 14वीं सदी से ही दृष्टिगोचर होते हैं। यूरोप के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में अन्वेषण की नवीन पद्धति पर सोच विचार होने लगा था। इस दिशा में वैज्ञानिक पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही थी। उनमें प्रकाशित नए विचारों ने खोज की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया।
सामान्य लोगों को भी नए विचारों से अवगत कराने का सार्थक प्रयास किया गया था। यह सारा काम कुछ व्यक्तियों ने अपने जीवन को खतरे में डालकर व्यक्तिगत रूप से किया था, क्योंकि हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मध्य युग में वैज्ञानिक प्रगति के मार्ग में अनेक बाधाएं थे। एक इतिहासकार हुए हैं रोजर बेकन। तो रोजर बेकन के अनुसार ये बाधाएं कौन कौन सी थीं? पहली, अज्ञानी लोगों की भीड़ का निश्चित मत। दूसरी, प्रथा जो नए विचारों के प्रति शंकालु होती है। तीसरी, ये दिखाने की आदत कि हम सब कुछ जानते हैं। और चौथी, दुर्बल तथा अयोग्य प्रमाण पर निर्भर रहना। ऐसी स्थिति वैज्ञानिक बनना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित एवं प्रचारित करना वास्तव में बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि चर्च परंपरागत विचारों और धार्मिक विश्वासों का प्रतीक माना जाता था और उस पर उंगली उठाने अथवा उसकी प्रामाणिकता के बारे में सवाल करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। अर्थात चर्च व्यक्ति के जीवन की समस्त घटनाओं को निरूपित करता था। व्यक्ति का जीवन किस प्रकार चलना चाहिए ये चर्च डिसाइड करता था। सोसाइटी में क्या होना चाहिए ये भी चर्च के द्वारा डिसाइड किया जाता था। चूँकि चर्च को राज्यों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, इसलिए वैज्ञानिक लोग अपनी खोजबीन का काम बहुत ही गुप्त रूप से करते थे और अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करने से भी डरते थे, क्योंकि सार्वजनिक करने से उनको डर रहता था कि ये सारी चीज़ें जो कि चर्च में धर्माधिकारियों और पोप आदि ने लोगों को बता रखी हैं, उन्होंने अपने हिसाब से उनका आकलन कर रखा है और वो वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं। तो उनके जो वैज्ञानिक निष्कर्ष होते थे अनुसंधान के, तो वो जनरली चर्च के विरुद्ध होते थे, जिसके कारण चर्च उनको सजा दे सकता था। चर्च उनकी वैज्ञानिक अन्वेषण को रोक सकता था और इवन उन्हें मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था। तो वो अपनी सभी निष्कर्षों को सार्वजनिक करने से डरते थे। धर्मभीरु वैज्ञानिक विज्ञान को सिर्फ धार्मिक सत्यों की पुष्टि का माध्यम समझते थे। इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व के चलते विज्ञान की सीमा बहुत संकुचित थी। उस युग के वैज्ञानिक पशु पक्षियों के क्रियाकलापों अथवा अरस्तु के विचारों की आलोचनात्मक टिप्पणियों तक ही सीमित रहे। कृषि अथवा छोटे बड़े कुटीर उद्योगों में अवश्य ही कुछ तकनीकी विकास हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इससे चर्च की मान्यताओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता था। परंतु जब वैज्ञानिकों ने जीव और जगत के बारे में सोचना शुरू किया, उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में अपने विचार प्रकट करने शुरू किए, तो रूढ़िवादी धर्माधिकारियों के तेवर बदल गए। उन्होंने उनके विचारों को धर्म विरुद्ध घोषित किया और ऐसे विचारों को तत्काल बंद करने को कहा गया। परंतु हम देखते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में एक युगांतकारी घटना होती है, और वो युगांतकारी घटना होती है धर्म सुधार आंदोलन। अर्थात जो चर्च या क्रिश्चियंस का जो धर्म था, कैथोलिक मत को मानता था उस समय, और जो लोग इसमें चेंज चाहते थे, सुधार चाहते थे, उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। उन्होंने तर्क के आधार पर सारी बातों को सिद्ध करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप धर्म का नियंत्रण ढीला पड़ने लगा और भौगोलिक खोजों तथा व्यापार वाणिज्य के विकास से सामंती व्यवस्था में भी बदलाव आने लगे। तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज में नए तत्वों का प्रवेश होने लगा था और लोग परिवर्तनों को स्वीकार करने की मनोदशा में आ गए थे। लोगों की मानसिकता में आए इस बदलाव को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभ्युदय का पहला कदम मान सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ही धार्मिक रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वासों की बेड़ियां ढीली पड़ती गईं और नई सोच का मार्ग प्रशस्त हो गया। बढ़ते व्यापार वाणिज्य
उद्योग एवं भौगोलिक ज्ञान की अभिवृद्धि ने विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टि को आगे बढ़ाया। धर्म और प्रादेशिक विस्तार के लिए लड़े जाने वाले युद्धों ने राजाओं को भी विज्ञान की प्रगति में सहयोग देने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों से अधिक मुनाफा अर्जित करने के लिए इन क्षेत्रों में सुधार लाना आवश्यक था और ऐसा वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधानों एवं खोजों से ही संभव था। व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों से भारी मुनाफा कमाने वाले संपन्न लोग अब अपने भौतिक सुखों को महत्व देने लग गए थे। इन सभी के परिणाम स्वरूप विज्ञान की प्रगति होती चली गई और इसी के साथ विश्व में हम देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है कला, उद्योग और भौगोलिक ज्ञान का क्या योगदान रहा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन या वैज्ञानिक क्रांति के होने में। विद्वानों के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभ्युदय में 3 क्षेत्रों का विशेष योगदान रहा है। कौन कौन से हैं ये 3 क्षेत्र? कला, उद्योग एवं भौगोलिक ज्ञान। कला क्षेत्र का मुख्य केंद्र इटली था। यहाँ के कलाकारों ने शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और इहलोक में विशेष रुचि प्रदर्शित की और इन विषयों का गंभीर अध्ययन किया ताकि वे सजीव चित्र और मूर्तियों का निर्माण कर सकें। दूसरे क्षेत्र का प्रमुख केंद्र दक्षिणी जर्मनी रहा। यह केंद्र खनन उद्योग तथा धातु उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध था और यहाँ के उद्यमियों ने वैज्ञानिकों की सहायता से धातु कर्म विज्ञान के अनेक नए सिद्धांतों का विकास किया। स्पेन और पुर्तगाल भौगोलिक ज्ञान की अभिवृद्धि करने में अग्रसर रहे। इन क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान की वृद्धि ने लोगों को सोचने और समझने की शक्ति को एक नया आधार भी प्रदान किया। इस नवीन आधार से हम देखते हैं कि यूरोपीय देशों में 16वीं-17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। सोचने और समझने की विचार स्वतंत्रता ने किसी भी सिद्धांत या समस्या के समाधान को स्वीकार करने के पहले उसके विषय में निरीक्षण करने, अन्वेषण करने, जांच करने और परीक्षण करने पर अत्यधिक बल दिया। जो वस्तु तर्क और विवेक की कसौटी पर खड़ी उतरे उसी में विश्वास करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी कि अब हमें चर्च के द्वारा जो चीज़ों का आकलन किया गया है या पादरी वर्ग के द्वारा चीज़ों को या अन्य बातों को गलत रूप में प्रस्तुत किया गया है, ऐसा ना करके उसे तर्क और कसौटी पर खरा उतरना है ताकि जो उसे साइंटिफिक रूप से भी जो चीज़ जांच, अन्वेषण और निरीक्षण हो सकता है वो करना है। तो इस प्रवृत्ति को हम देखते हैं कि इस काल में यूरोप में काफ़ी बढ़ावा मिला। इसी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यूरोप में विकास हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने में काफ़ी सफल हो गया। प्रकृति में विद्यमान शक्ति का उपयोग मानव जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए किया जाने लगा। थैंक यू।